पहला हमने पढ़ लिया कि ओवरी से ओवा का अंडवाहिनी तक कैसे पहुंचता है। इसके बाद में दूसरा, स्पर्म का मादा निषेचन स्थान तक पहुंचना या स्थानांतरण। तो हमेशा जो स्पर्म होता है गाय, खरगोश, मनुष्य, भेड़ में जो नर द्वारा जो सीमन होता है वैजाइना में छोड़ा जाता है। घोड़ा, कुत्ता और सुअर में गर्भाशय में। से ध्यान रखना, एक बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। काऊ में जो अंडे का जो निषेचन जीवन काल होता है 20 से 24 घंटे, हॉर्स में 6 से 8 घंटे, सीप में 6 से 24 घंटे, 16 से 24 घंटे और सुअर में 8 से 10 घंटे। गाय में प्रजनन अंगों में निषेचन स्थान पर शुक्राणु अधिक संख्या में अधिक क्षमता युक्त 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है। सुअर व भेड़ में वीर्य स्खलन के 6 से 12 घंटे तक ही जिंदा रहता है, फुल एफिशिएंसी युक्त। बाद में उसकी क्षमता कम हो जाती है। रुमंती पशुओं में संभोग के 15 मिनट बाद ही स्पर्म ओविडक्ट के एम्पुला तक पहुंच जाता है। मादा के प्रजनन अंगों में स्पर्म निम्न समय तक जिंदा रहता है। गाय, भेड़, सुअरी में 1 से 2 दिन तक, घोड़ी व कुतिया में 6 दिन तक। लेकिन जैसे स्पर्म नर से एजुकुलेशन होता है, स्खलित होता है, तो उसमें गर्भित करने की क्षमता नहीं होती, यानी परिपक्व नहीं होता है। उसके लिए उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल या क्रियात्मक रूप से बदलाव आते हैं। इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। कैसे होता है देखते हैं। जब पशु प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से स्पर्म को मादा के प्रजनन अंगों में डाला जाता है तो अंडे को गर्भित करने की तुरंत क्षमता नहीं होती। इसके लिए उसे कुछ समय लगता है, उसमें कुछ बदलाव आते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से परिपक्व होता है। इसे ही कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्म 2 घंटे गर्भाशय गर्भनलिका में रहता है इसमें कैपेसिटेशन करने के लिए। इस 2 घंटे की अवधि में स्पर्म में कुछ आकृति, मॉर्फोलॉजिकल, रूपात्मक, क्रियात्मक, जैविक, रासायनिक बदलाव होते हैं और इसी बदलाव के बाद ही स्पर्म अंडे में प्रवेश कर पाता है। स्पर्म कौन से बदलाव आते हैं वो देखते हैं। स्पर्म के ऊपर एक अधिवर्षण द्वारा, एपिडिडिमस द्वारा एक आवरण चढ़ाया जाता है तथा सेमाइनल ग्रंथि के स्राव में एक अक्षमता का कारक होता है जो स्पर्म की रक्षा करता है, लेकिन इनके हटे बिना स्पर्म अंडे में घुस नहीं सकता। इस प्रक्रिया के 3 चरण है। स्पर्म के ऊपर का आवरण हटना, सेमाइनल प्लाज्मा से अक्षमता के कारक को हटाना और स्पर्म की जो टोपिनुमा जो भाग होता है उसके एक्रोसोमल एंजाइम का बनाना। ये कैसे बनता है कि जैसे ही जो स्पर्म होता है वो गर्भाशय में 2 घंटे रुकता है तो जो गर्भाशय का जो स्राव होता है वो इनके जो 3 जो अक्षमता के जो कारक है इनको हटा देता है। तीसरी विधि है निषेचन की विधि। स्पर्म के एक्रोसोम से, स्पर्म का जो टोपिनुमा भाग होता है वो कौन सा होता है, एक्रोसोम। स्पर्म के एक्रोसोम से हाइल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम स्रावित होता है जो अंडे की कुमुलस की ग्रेनुलोसा सोल्स को घोल देता है और स्पर्म में प्रवेश कर जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ही कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म अंडे के संपर्क में आता है, अंडे के संपर्क में आते ही एक्रोसोम से हाइल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम स्रावित होता है जो अंडे की जो बाहरी जो परत होती है उसे हम बोलते हैं कुमुलस सेल्स। कुमुलस सेल्स में भी ग्रेनुलोसा सेल्स को घोल के उसमें घुस जाता है। स्पर्म के घुसने के तुरंत बाद ही सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। इसके बाद में एक से ज़्यादा स्पर्म अंडे में प्रवेश नहीं करें, इस क्रिया को हम कहते हैं वेटलाइन ब्लॉक या जोना रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। एक वैज्ञानिक है ऑस्टिन, उन्होंने बताया कैसे होता है ये कि सबसे पहले कुछ स्पर्म ही ओविडक्ट तक पहुंच पाते हैं। दूसरा, ज्यों ही पहला स्पर्म वेटलाइन मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है तो जोना प्लेसिडा या वेटलाइन ब्लैंक के संपर्क में आता है तो वेटलाइन मेम्ब्रेन द्वारा एक संदेश वाहक के रूप में कॉर्टिकल ग्रेनुलोसा को जोना प्लेसिडा के पास भेजा जाता है जो स्पर्म की प्रवेश की अनुमति देता है। और जो ही स्पर्म अंडे में प्रवेश कर जाता है दोबारा से पदार्थ स्रावित नहीं होता, इसलिए ये दूसरा स्पर्म इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं जोना रिएक्शन या वेटलाइन ब्लॉक। कभी कभी किन्हीं कारणों से एक से ज़्यादा स्पर्म अंडे में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी। ये बहुत बाई चांस होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक।